सभी साथियों का बीएसटी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग के सामने है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है। अर्थात कहने का तात्पर्य किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 53। और अनुच्छेद 52 में वर्णन है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के पद को भारत में अनिवार्य किया गया है अनुच्छेद 52 के तहत। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये अनुच्छेद 53 में कहा गया। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में वर्णन है कि अगर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से किसी भी प्रकार का संबंधित विवाद हो तो उस विवाद को सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। अब बात आती है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव। तो हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद कहने का तात्पर्य लोकसभा तथा लोकसभा तथा राज्यसभा, संसद तथा विधानसभा, संसद तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और इसका वर्णन है अनुच्छेद 54 में। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, ये चीज इसका वर्णन है अनुच्छेद 54 में। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। और अगर प्रश्न ये पूछे कि राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में वर्णन है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और ये वर्णन अनुच्छेद 60 में है। अगला प्रश्न, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। तो संसद पे महाभियोग संसद के दोनों सदन, क्योंकि इनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा तथा विधानसभा द्वारा किया जाता है, लेकिन इन पे महाभियोग संसद के सिर्फ दोनों सदन ही लगाते हैं। यहाँ विधानसभा को उसका मौका नहीं दिया जाता है। और इस पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में वर्णन है, जिसमें कि महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है और अगर 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है कि हाँ इन्हें हटाना होगा, तो 2/3 बहुमत से इसे हटाया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया एक कैसी प्रक्रिया है। अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है। तो इसका उत्तर होगा अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। फिर बता दूं कि ये महाभियोग अनुच्छेद 61।
अनुच्छेद 61 में वर्णन है राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा बीवी गिरी। बीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, भारत के चौथे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 1969 से 74 तक रहा है और ये दो बार ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन तथा अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कि कार्यकाल 1962 से 67 तक रहा था और 1962 से 67 तक ये भारत के 1962 से 67 तक ये राष्ट्रपति रहे तथा उससे पहले 1952 से 62 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे। भारत के ये दूसरे राष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति ये पहले थे। उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व ये सोवियत संघ के राजदूत थे। उपराष्ट्रपति 1952 में बने हैं, उससे पहले ये सोवियत संघ के राजदूत थे और इनके जन्म दिवस के ही दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। और इनके बारे में फिर और याद रखिएगा कि इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित ये सारी बातें हुई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद को सुनवाई कर रहा था? तो इसका सही उत्तर होगा बीवी गिरी। इनके चुनाव से संबंधित 1969 में कुछ विवाद हुआ था और इसलिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा इनके चुनाव से संबंधित विवाद को लेकर। इनके प्रतिद्वंदी उस समय थे नीलम संजीवा रेड्डी। 10वां प्रश्न आप लोग के सामने कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? जस्टिस MC महाजन, जस्टिस M हिमायतुल्लाह, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस VK मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर होगा जस्टिस M हिमायतुल्लाह, जो कि 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। अगला प्रश्न, हाँ, इसमें एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा कि ये जस्टिस PN भगवती जो हैं, इन्हें PIL, जो आप लोग कोर्ट में केस करते हैं तो PIL नाम जो सुनते हैं, PIL जो किया जाता है, PIL के जनक PN भगवती को ही माना गया है। अगला प्रश्न, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो इसका सही उत्तर होगा नीलम संजीवा रेड्डी। इनके बारे में मैंने पीछे अभी ही बताया था कि 1969 में जब चुनाव से संबंधित विवाद था तो उस वक्त बीबी गिरी से यही हारे थे, इनके प्रतिद्वंदी नीलम संजीवा रेड्डी थे।
लेकिन राष्ट्रपति के अगले चुनाव में निर्विरोध ये राष्ट्रपति बने थे। और ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कि नाम कांग्रेस की ओर से नामित किया गया था, उसके बाद ये हारे थे। 1969 में कांग्रेस के तरफ से इन्हें ही चुनाव लड़ने के लिए नामांकन इन्हें नीलम संजीव रेड्डी का ही किया गया था, लेकिन ये हार गए थे उस वक्त। फिर अगले चुनाव में निर्विरोध ये निर्वाचित हुए थे, जीते थे। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में प्रावधान है कि किसी भी मामले में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है, उससे सलाह ले सकता है। अगला प्रश्न, विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो तो निम्नलिखित में से किस एक को उस विधेयक पर राष्ट्र पर अनुमति रोकने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। कोई भी विधेयक अगर संसद से पास हो गया है उसके बाद भी राष्ट्रपति में इतनी शक्ति है कि वो विधेयक को रोक सकता है, सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति संसद से पास होने के बाद रोक सकता है। अगला प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा विधेयक था? तो जैसा कि आप सभी को पता है, या अगर नहीं भी पता होगा तो आप लोग उस बात को याद रखिएगा। आज मैं आप लोग को बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। 3 प्रकार की वीटो है, उसको आप लोग याद रखिएगा। पहला हुआ अत्यंतिक वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो और तीसरा पॉकेट वीटो। अर्थात कहने का तात्पर्य कि भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्रदान है। वीटो शक्ति से तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आया तो उसे राष्ट्रपति क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो वीटो में संबंधित चीज़ें बताई गई हैं। तो अत्यंतिक वीटो का तात्पर्य है कि किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति अगर अस्वीकार कर दिया हो तो उसे अत्यंतिक वीटो कहते हैं। उसके बाद निलंबनकारी वीटो। तो निलंबनकारी वीटो से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक आया और राष्ट्रपति ने उन्हें पढ़ा और उसमें उन्हें कुछ सुधार की ज़रूरत महसूस अगर हो रही है तो सारे सुधार को बताकर फिर उन्हें संसद में भेज दिया कि यहाँ ये चीज़ सुधार करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें सुधार कर लीजिए। किसी चीज़ को जोड़ना हो या किसी चीज़ को हटाना हो तो अपना विचार रखकर फिर उन्हें पुनर्विचार के लिए भेज दिया, तो उसे कहा जाता है निलंबनकारी वीटो। और तीसरा वीटो जो है पॉकेट वीटो, अर्थात कोई भी विधेयक उनके पास आया तो अपने पास रखे हुए हैं, न उसमें स्वीकृति दे रहे हैं, न उसे अस्वीकृत कर रहे हैं और न ही उसे पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं, तो ऐसे विधेयक को कहा जाता है पॉकेट वीटो। तो भारतीय राष्ट्रपति ने एक बार वीटो का प्रयोग किया है और वो विधेयक था पेप्सो विनियोग विधेयक, जो कि 1954 में आया था। और राष्ट्रपति की जो ये वीटो की जो शक्ति है ये याद रखिएगा आप लोग, अनुच्छेद 111 में इसका वर्णन है कि भारतीय राष्ट्रपति 3 प्रकार की वीटो शक्ति रखते हैं, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। तीनों को मैंने एक एक करके बता भी दिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न
राष्ट्रपति के अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने कब दिया? जैसा कि मैं पीछे भी आप लोग को वीडियो में बताते आया हूँ, फिर बता रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति है कि संविधान की व्याख्या कर सकता है। समय समय पे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या किया भी है। तो उसी में से सर्वोच्च न्यायालय ने ये चीज़ निर्णय दिया कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा कूपर मामला। कूपर मामला ये 1970 का मामला है। इसी में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उन्हें उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक समीक्षा ये अनुच्छेद 123 में दिया गया है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 123 में दिया गया है। अनुच्छेद 123 में ये वर्णित है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए उस वक्त संसद का कोई भी सदन नहीं चल रहा हो, कोई भी सदन, आप सभी को पता है कि संसद का सदन लगभग साल में 3 बार चलता है। तो अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई विधि बनाना बहुत ही अत्यंत आवश्यक हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है और अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। और उस अध्यादेश को संसद का जब सत्र चल रहा हो तो उसे 6 सप्ताह के भीतर उससे पास करवाना होता है। तो यही अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने 1970 के कूपर मामला में दिया। अगला प्रश्न, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। और मैंने आपको पीछे बताया भी कि एक बार 1969 में लगभग 2 माह के लिए एम हिमायतुल्लाह को भारत का राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त। तो राष्ट्रपति से संबंधित इतने सारे प्रश्न हुए। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए तथा अगर अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।